गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है शुष्क खेती का पार्ट नंबर 6। शुष्क खेती का पार्ट नंबर 6। इसमें अपन बात करते हैं कि कल तो अपन ने पढ़ लिया था कि शुष्क कृषि के सिद्धांत पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? शुष्क कृषि के सिद्धांत पढ़ लिए थे। और सिद्धांत में पहला कौन सा था? नमी संरक्षण का सिद्धांत। और दूसरा कौन सा था? फसल प्रबंधन का सिद्धांत। तो फसल प्रबंधन का सिद्धांत का अध्ययन अपन कल कर लिया था। ठीक है, अब आज अपने टॉपिक आता है फसल चक्र। फसल चक्र मीनिंग होती है इसकी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इसी को सस्यावर्तन, इसी को सस्यावर्तन के नाम से जाना जाता है। ये नहीं, सस्यावर्तन, इसी को सस्यावर्तन के नाम से जाना जाता है। अब फसल चक्र होता क्या है? फसल चक्र होता क्या है? फसल चक्र में क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, और उस क्षेत्र में फसलों को इस प्रकार हेरफेर करके बुआई की जाती है कि उस क्षेत्र की जो मृदा उर्वरता होती है, जो सोइल फर्टिलिटी, अपने पहले चैप्टर में पढ़ा था सोइल फर्टिलिटी, सोइल प्रोडक्टिविटी। तो जो सोइल फर्टिलिटी होती है वो लंबे समय तक बनी रहे। ठीक है, वो होता है फसल चक्र। फसल चक्र में क्या होता है कि जैसे मान लो एक वर्ष में तो अपने पहले वर्ष में ग्रेमिनी को किसने उगा ली? ग्रेमिनी। ठीक है, पहले वर्ष ग्रेमिनी को किसने उगाई? तो उसी के दूसरे वर्ष या दूसरी सीजन जैसे मान लो रबी में अपने ग्रेमिनी उगा ली। ठीक है, तो खरीफ में कौन सी उगाओगे? दलहनी। कौन सी उगाओगे? दलहनी। ठीक है, जैसे मान लो पहले वर्ष में कोई फसल की जड़ें क्या जा रही है? गहरी जा रही है। जड़ें क्या जा रही है? गहरी। तो दूसरी जड़ें कैसी रहेगी? उतनी। दूसरी जड़ें कैसी रहेगी? उतनी। इसको मान लो पानी की आवश्यकता ज्यादा है, पानी की मांग क्या है? ज्यादा। पानी की मांग क्या है? ज्यादा है। इसको पानी की मांग क्या है? कम। पानी की मांग कम। ठीक है, फिर जैसे मान लो कि इसको क्या है? उर्वरक की मात्रा ज्यादा। ग्रेविटी फसलों को हमेशा क्या दी जाती है? उर्वरकों की मात्रा दी जाती है। इसमें क्या है? उर्वरक कम दी जाती है। एक बार क्या है? सीधी वृद्धि करने वाली, और इसमें क्या है? फैलकर चलने वाली। इसमें क्या है? फैलकर चलने वाली। ये क्या है? इसके फसल चक्र के मुख्य सिद्धांत होते हैं। फसल चक्र क्या होते हैं? सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको परिभाषा लिखनी है फसल चक्र की। लिखो परिभाषा। परिभाषा में लिखो आप किसी निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों
फसलों को इस प्रकार हेरफेर करके बोना चाहिए ताकि उस क्षेत्र की मृदा उर्वरता लंबे समय तक बनी रहे वह फसलों से अधिक पैदावार हो सके, उसे मृदा उर्वरता कहते हैं। उसे फसल चक्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। क्रॉप रोटेशन निश्चित क्षेत्रफल है और निश्चित अवधि है। उस अवधि में फसलों को इस प्रकार किया जाता है, हेरफेर करके बुआई की जाती है कि ताकि उस क्षेत्र की जो मृदा उर्वरता होती है, जो सोइल फर्टिलिटी होती है, वो लंबे समय तक क्या होती है? बनी रहे। मतलब उत्पादन करने की क्षमता होती है क्या है? बनी रहे, जिससे फसलों से अधिक पैदावार हो सके। उसे अपन क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। ठीक है। अब बात आता है कि फसल चक्र के सिद्धांत क्या होते हैं। टॉपिक डालना आपको सिद्धांत। टॉपिक क्या है? सिद्धांत। ठीक है। फसल चक्र के सिद्धांत। तो सिद्धांत मैंने भी बताया कि गहरी जड़ वाली के बाद मंथली जड़ वाली, कम पानी जाने वाली के बाद में अधिक पानी जाने वाली फसल उगाते हैं। तो इसमें लिखिएगा फसल चक्र मुख्यतः एक से 4 वर्ष के लिए अपनाया जाता है। 1 से 4 वर्ष के लिए अपनाया जाता है। फसल चक्र सिंचाई की सुविधा यातायात की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, यातायात की सुविधा एवं किसान की घरेलू आवश्यकताओं को देखते हुए अपनाया जाता है। ठीक है। ये सिद्धांतों में मेन लाइन है मुख्य 21 साधारण सिद्धांत अपनाए
जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सिद्धांतों में पहला सिद्धांत लिखिए। पहला सिद्धांत लिखो इसमें, गहरी जड़ वाली फसलों को उगाने के बाद गहरी जड़ वाली फसलों को उगाने के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। कि जैसे अपने पहले वर्ष में क्या कर ली, गहरी जड़ वाली फसलें उगा दी। कौन सी उगा दी? गहरी जड़ वाली फसलें उगा दी। तो उसके तुरंत बाद में जो अगला जो अपनी सीजन आएगी, उस सीजन में कैसी होगी? कम गहरी जड़ वाली फसलों को उगाना चाहिए। ठीक है, तो कम गहरी जड़ वाली, जैसे मान लो गहरी है, तो गहरी जड़ें क्या है, मृदा के नीचे गहराई तक जाकर के पोषक तत्वों का ज्यादा अवशोषण करती है, पोषक तत्वों को क्या करती है? ज्यादा ग्रहण करती है। लेकिन जो कम गहरी जड़ वाली होती है, वो पोषक तत्वों को क्या करती है? कम ग्रहण कर पाती है। तो कम ग्रहण करेगी तो मृदा की उर्वरा शक्ति क्या होती है? वहां पे बनी रहती है। ठीक है, फिर देखो अगला, जैसे एग्जाम्पल देखो इसमें, एग्जाम्पल जैसे मूसला जड़ वाली फसलों की जड़ें, मूसला जड़ वाली फसलों की जड़ें, मूसला जड़ वाली फसलों की जड़ें मृदा में अधिक गहराई तक जाती है, अधिक गहराई तक जाती है तथा वहां से पोषक तत्वों का ज्यादा अवशोषण करती है। पोषक तत्वों का क्या करती है? ज्यादा अवशोषण करती है। ठीक है, जैसे मूसला तो गहरी जड़ जाती है। ठीक है, और वहां से क्या करती है? पोषक तत्वों को ज्यादा अवशोषण करती है, मतलब ग्रहण करती है। तो ग्रहण करेगी तो क्या होगा? उस मृदा में पोषक तत्व की क्या हो जाएगी? कमी हो जाती है। ठीक है, फिर यहीं पे लिखूं, जबकि उथली जड़ वाली फसलों की जड़ें कम गहरी जाती है, जो मृदा की उपस्थिति से ही मृदा की ऊपरी सतह से ही पोषक तत्व ग्रहण करती है। क्या करती है? जो मृदा की ऊपरी सतह है, उससे क्या करेगी? सिर्फ पोषक तत्वों को क्या करेगी? ग्रहण करेगी। ठीक है, मतलब जो मूसला जाएगी वो तो गहरी जाएगी, और गहरी जाकर ज्यादा पोषक तत्व ग्रहण कर लेती है, जबकि जो मृदा की ऊपरी सतह पर जो उथली जड़ होती है, वो सिर्फ ऊपरी सतह से क्या करती है? पोषक तत्व ग्रहण करती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला आता है कि कपास के बाद में, इसी में देखना
अगला दूसरा, सॉरी डायरेक्ट लिखना, ए नंबर के कपास के बाद में, कपास के बाद में गेहूं, कपास के बाद में गेहूं, सोयाबीन के बाद में गेहूं, डेट करना, सोयाबीन के बाद में गेहूं, सोयाबीन के बाद में क्या किया जाता है, गेहूं, वह अरहर के बाद में, वह अरहर के बाद में गेहूं, अरहर के बाद में गेहूं की खेती की जाती है, अरहर के बाद में गेहूं की खेती की जाती है। अब यहीं पे देखो आप, कपास है, क्या है, कपास, कपास की जड़ें क्या जाएगी, गहराई तक जाती है, ठीक है, लेकिन गेहूं की जड़ें क्या होती है, कम गहरी जाती है। अब यहाँ पे उल्टा होता है, देखना कि कपास की जड़ें क्या जाती है, गहरी जाती है, लेकिन ये क्या करती है, कपास नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, कपास क्या करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, पोषक तो ग्रहण भी कर रही है और मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा को भी क्या कर रही है, बढ़ा रही है। फिर गेहूं, गेहूं क्या करती है कि गेहूं कोई भी पोषक तत्व का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन कर लेती है, मतलब ग्रहण कर लेती है, लेकिन मृदा में निर्माण नहीं करती, मतलब जो वायुमंडलीय में नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण नहीं करती, कौन सी, गेहूं की फसल। तो गेहूं में पोषक तत्वों की मात्रा क्या अधिक करती है, ज्यादा। फिर सोयाबीन है, दलहनी फसल है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम डाली जाती है, मतलब खाद की मात्रा कम डाली जाती है, जबकि गेहूं में क्या दी जाती है, ज्यादा। अरहर है, दलहनी फसलें होती है, तो दलहनी फसलों में आपको लिखवा रखा है हमेशा क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा क्या दी जाती है, कम दी जाती है, और गेहूं में ज्यादा दी जाती है, ठीक है। ये फसलों का क्रम हो गया, गहरी जड़ वाली के बाद में उथली जड़ वाली। फिर आता है इसमें सूत्र देखना, फसल चक्र की सघनता, नोट डाल के लाएंगे इसमें, फसल चक्र की सघनता मिटा रहा हूं उसको। सूत्र लिखना, फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने का सूत्र, फसल चक्र की सघनता ज्ञात करना का सूत्र है। तो इसमें लिखिएगा, फसल चक्र की सघनता ज्ञात बराबर फसलों की संख्या फसलों की संख्या बटा फसल वर्ष इंटू 100, फसलों की संख्या बटा फसल वर्ष इंटू 100, ठीक है। ये क्या हो गया, फसल चक्र की सघनता ज्ञात करने का सूत्र हो गया। इस सूत्र हो गया, आगे इसमें आगे बताऊंगा कि कैसे क्या सघनता ज्ञात की जाती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये सूत्र लिखना है, नोट डाल लेंगे, ये अलग से पॉइंट दे दिया मैंने, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया था कौन सा, गहरी के बाद उथली वाली, गहरी के बाद में उथली, पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट आता है इसी में, दूसरा पॉइंट लिखो, फलीदार फसलों के बाद में, दूसरा पॉइंट लिखो, फलीदार फसलों के बाद में, फलीदार फसलों के बाद में बिना फलीदार
बिना फलीदार फसलों की बुआई करनी चाहिए। बुआई करनी चाहिए। अब फलीदार आ गई, फलीदार में तो कौन सी होगी? दलहनी। फलीदार में तो कौन सी होगी? दलहनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि दलहनी फसलों में जो बीज का निर्माण होता है वो हमेशा किसमें होता है? फली में। वो हमेशा किसमें होता है? फली में होता है। ठीक है। जबकि उसके बाद में बिना फलीदार में आता है अपने ग्रेमीनी कुल वाली। बिना फलीदार में कौन सी आ गई? ग्रेमीनी कुल वाली आ गई। ठीक है। तो इसमें लिखिएगा प्रथम वर्ष में फलीदार फसलों की बुआई करनी चाहिए। प्रथम वर्ष में फलीदार फसलों की बुआई करनी चाहिए तथा प्रथम वर्ष में फलीदार फसलों की बुआई करनी चाहिए जिनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जिनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लिख लिया। तथा ये फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्या करती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का करती है? स्थिरीकरण करती है। जबकि अगले वर्ष में लिखो फिर। जबकि अगले वर्ष में उसी क्षेत्र में बिना फलीदार फसलों की खेती करनी चाहिए। बिना फलीदार फसलों की क्या करनी चाहिए? खेती करनी चाहिए। ठीक है। फिर लिखो इन फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता इन फसलों को पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। क्या है? इन फसलों को पोषक तत्वों की क्या होती है? आवश्यकता अधिक होती है। लिख लिया। फिर लिखो ये फसलें मृदा में
संग्रहित नाइट्रोजन का, मृदा में संग्रहित N मतलब नाइट्रोजन का उपयोग भी कर लेती है। क्या कर लेती है? ये फसलें मृदा में जो संग्रहित क्या है नाइट्रोजन संग्रहित कौन कर रही है? जो फलीदार फसलें अपन ने उगाई है, ठीक है, वो फलीदार फसलें मृदा में क्या कर रही है? नाइट्रोजन संग्रहण कर रही है और बिना फलीदार फसलें हैं इस नाइट्रोजन क्या कर रही है? उपयोग में ले रही है। ये हो गया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल देखना, गंवार के बाद में गेहूं, गंवार के बाद में गेहूं, ठीक है। गंवार क्या कर रहा है? नाइट्रोजन सिंगल कर रहा है और गेहूं उसका क्या कर रहा है? यूज कर रहा है। फिर उड़द के बाद में रबी मक्का, उड़द के बाद में क्या है? रबी मक्का, ठीक है। ये क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट लिखो, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद, अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों की बुआई करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अधिक खाद चाहने वाली फसलें होगी, पहले वर्ष अगर हमने अधिक खाद चाहने वाली फसलें बो दी तो उसके अगले वर्ष में क्या है? कम खाद चाहने वाली फसलें की बुआई करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखो, जैसे गन्ना के बाद में गेहूं, ठीक है। अब इधर देखो सर, इधर तो आप गेहूं आपने यहाँ मैंने बताया गेहूं की जगह तो किसकी बजाय? गंवार की बजाय। लेकिन यहाँ पे देखो गन्ना भी ग्रे में निकलता है, गेहूं भी ग्रे में निकलता है, ठीक है। लेकिन गेहूं की बजाय गन्ने को क्या है? गेहूं की बजाय गन्ने को ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हो गया गन्ना, गेहूं हो गया। फिर कपास, गन्ना के बाद में क्या हो गया? गेहूं हो गया, ठीक है। फिर गेहूं के बाद में कपास और कपास के बाद में क्या हो गया? चना। गन्ने के बाद में गेहूं, गेहूं के बाद में कपास और कपास के बाद में क्या हो गया? चना। चने के बाद में अपने क्या हो गया? मक्का। चने के बाद में क्या हो गया? मक्का। और मक्का के बाद में फिर उगा दिया क्या? चना। मक्का के बाद में क्या हो गया? चना। चने के बाद में हमने उगा दिया आलू। चने के बाद में किसकी खेती की? आलू की। और आलू के बाद में हमने किसकी खेती की? प्याज। आलू के बाद में किसकी खेती कर ली? प्याज। सॉरी, प्याज के बाद में करेंगे यहाँ पे फिर मान लो चना, और चने के बाद में फिर क्या आ गया? प्याज। चने के बाद मूंग, ठीक है। तो जैसे गन्ना है, गन्ने को गेहूं की अपेक्षा ज्यादा पोषक क्या होती है? फिर कपास की अपेक्षा किसको? गेहूं को, ठीक है। चने की अपेक्षा कपास को, ठीक है। ये अब फिर चने के बाद में कौन चना धरने फसल है, धरने के पास में कौन जाएगी? ग्रेमिनिकुल की फसल आ गई। फिर चना होगा, फिर चने के बाद में आलू, आलू के बाद में मूंग, मूंग के बाद में क्या होगा? दिया प्याज।
तो ये प्रकार क्या हो गया, क्रम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। जैसे ये तो किसमें आ गई, खरीफ में, ये किसमें आ गई, रबी में, ये किसमें आ गई, जायद प्लस खरीफ, ये किसमें आ गई, रबी में, ये किसमें आ गई, खरीफ, ये किसमें आ गई, रबी, ये किसमें आ गई, रबी, ठीक है, और ये किसमें आ गई, खरीफ, और ये किसमें आ गई, रबी, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। और यहाँ पे खरीफ आ गया, चना आ गया, चने रबी, बाद में क्या आ रही, खरीफ। यहाँ पे आप छोड़ दो पड़त, छोड़ दो क्या करती, पड़त। पड़त का मतलब भूमि को अपने क्या छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया। पड़त का मतलब खाली छोड़ दिया। तो खाली छोड़ने के बाद उसमें क्या उगा लिया, मूंग, और मूंग के बाद में प्याज उगा लिया, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट होता है। अब चौथा पॉइंट है, अधिक जलमांग वाली फसल के बाद में, अधिक जलमांग वाली फसल के बाद में कम जलमांग वाली फसलों की बुआई करना। चौथा पॉइंट है, अधिक जलमांग वाली फसल के बाद में कम जलमांग वाली फसलों की बुआई करना। अधिक जलमांग वाली फसल के बाद में क्या है, कम जलमांग वाली फसल की क्या की जाती है, बुआई की जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे धान, जैसे धान के बाद में हमने क्या उगा दिया, चना, धान के बाद में क्या उगा दिया, चना। फिर है गन्ना, गन्ने के बाद में हमने क्या उगाया, गेहूं, गन्ने के बाद में क्या उगा दिया, गेहूं। या यहीं पे आप मूंग भी लिख सकते हो, गेहूं मिल जाए, मूंग भी लिख सकते हो, गेहूं भी जाएगा, लिख सकते हो मूंग। तो गन्ने के बाद में क्या हो गया, मूंग हो गया। फिर से धान, और धान के बाद में क्या होगा दी, सरसों, धान के बाद में क्या होगा दी, सरसों। अब ये इनकी जलमांग मैंने आप सिंचाई वाले चैप्टर में लिखवा रखी है, सिंचाई वाले चैप्टर में आप इनकी जलमांग लिखवा रखी है, ठीक है। ये और वैसे इसके अलावा प्रत्येक रोप में भी आपको जलमांग लिखवा रखी है। तो जैसे मान लो धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है और चने को कम की आवश्यकता होती है। फिर गन्ने को पानी की आवश्यकता अधिक होती है, मूंग को कम, धान को अधिक और सरसों को कम, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है अपने पांचवा पॉइंट है मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों को बोना। मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों को बोना। मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों को मतलब क्या आती है कि वे फसलें जो मृदा कटाव को क्या करती है, कम करती है, मृदा कटाव को कम करती है, मतलब मृदा का संरक्षण करती है। तो उन फसलों की को क्या करना चाहिए, बोना चाहिए। जैसे इसमें लिखो, मृदा संरक्षण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों को बोना एवं उसके बाद मृदा क्षरण को कम
कम करने वाली। ये दोनों एक ही लाइन है, समझ लो, दोनों एक लाइन है। मृदा संरक्षण को साथ देने वाली फसलों को बोना है, उसके बाद में मृदा संरक्षण को कम करने वाली, क्योंकि अब ये नहीं चाहते कि मृदा का क्या हो जाए, कटाव हो। ठीक है, मृदा संरक्षण को कम करने वाली फसलों की बुआई करनी चाहिए। फसलों की बुआई करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसमें, मक्का, बरसीम, मक्का, बरसीम, कपास, चना। मक्का के बाद में बरसीम, बरसीम के बाद में क्या हो गया, कपास, और कपास के बाद में क्या हो गया, चना। फिर है धान, और धान के बाद में क्या उगा दिया, चना। धान और धान के बाद में क्या उगा दिया, चना। ठीक है, ये अब छठा पॉइंट आता है इसी में। छठा पॉइंट है, एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं लगानी चाहिए। यहाँ पे लिख लो, एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए। एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं उगानी चाहिए? अगर एक ही कुल की अपनी फसलें लगातार उगा रहे हैं, एक ही कुल की फसलें लगातार उगाते हैं, तो उस क्षेत्र में पोषक तत्वों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की क्या होगी, कमी होगी। तो पोषक तत्वों की कमी होगी तो वहां पे फसल उत्पादन होना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें लिखिए, एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए। लिखो इसमें, अगर एक ही कुल की फसलें, अगर एक ही कुल की फसलें, अगर एक ही कुल की फसलें लगातार उगाते हैं, फसलें लगातार उगाते हैं, अगर एक ही कुल की फसलें लगातार उगाते हैं, तो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, एवं रोग व कीटों का, एवं रोग व कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है। एवं रोग व कीटों का प्रकोप क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसलिए अलग अलग कुल की, इसलिए अलग अलग कुल की फसलें उगानी चाहिए। इसलिए अलग अलग कुल की क्या करनी चाहिए, फसलें उगानी चाहिए। ठीक है, क्लियर? फिर लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, सातवां पॉइंट लिखो, लवणीय फसलों हेतु, सॉरी लवणीय मृदाओं हेतु, लास्ट पॉइंट लिखो सातवां, लवणीय मृदाओं हेतु लवणीय
सहनशील फसलों की बुआई करनी चाहिए। लवणीय मृदा है तो लवणता सहनशील फसलों की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसमें शनई, डेछा, शनई, डेछा, कपास, चुकंदर, कपास, चुकंदर। ठीक है, तो इन फसलों की खेती आसानी से किसमें की जा सकती है, लवणीय मृदाओं में की जा सकती है। ठीक है, ये आपके सिद्धांत हो गए, क्या है, फसल चक्र के सिद्धांत। और अपन कल पढ़ेंगे फसल चक्र के लाभ। कल क्या पढ़ेंगे, फसल चक्र के लाभ। ठीक है स्टूडेंट।